नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आज मैथ्स प्रैक्टिस का सेट नंबर 3 इसके पहले हम लोग 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह तीसरा सेट होगा। ठीक है, अगर आपका भी एग्जाम है बिहार डीएलएड का 2026 में, उसका एडमिट कार्ड वगैरह, डमी एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो ठीक है, तो फिर सीखिए। अगर आपका भी एग्जाम है तो आइए मिलकर सीखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जमा किया गया है। शुरुआत में ही देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सब आने की पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सवाल बनेगा। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। सबसे बड़े, जरा सा, सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको, और वो भी में घन सेंटीमीटर में, जिसको कि 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। ठीक है, ये पहले से हमने क्यूब जो है वो तैयार करके रखा है। आप इमेजिन करें, इसको आप ऐसे समझ में दिक्कत हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक सरफेस लेकर के समझे। इसमें से हमको बड़ा से बड़ा कोण शंकु काटना है। देखिए, बड़ा से बड़ा शंकु काटने का मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का, समझ रहे हैं? बड़ा से बड़ा शंकु जो है ना वो कुछ इस तरीके से इसमें से निकलेगा, ऐसा निकलेगा। यानी कि उसका जो व्यास होगा ना सर, उसका जो डायमीटर होगा वो बिल्कुल घन का जो है ना वो साइड हो जाएगा, घन का एक भुजा होगा ऐसे। 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है, इसलिए शायद आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन जितना घन का साइड रहेगा ना, जितना घन का भुजा रहेगा, उस शंकु का जो व्यास है वो उतना ही होगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी तो घन का है ना सर, घन का साइड, तो वो शंकु के लिए हाइट का काम करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो घन का साइड होगा, जो घन का भुजा होगा, वो शंकु का व्यास होगा। यानी कि व्यास हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। क्या हम यहां से रेडियस नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा बात, जो हाइट है ना, ये थोड़ा सा मतलब फिगर 3D होने के कारण कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा। ये जो रहेगा ना वो यही तक टॉप रहेगा, ये मिडिल तक में ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा। तो ये जो हाइट है ना वो घन के साइड के बराबर हो जाता है, उसके भुजा के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सर घन का जो भुजा है, घन का भुजा है वो तो 4.2 है, यानी कि हाइट इसका 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही सा है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमको चाहिए शंकु का आयतन, यानी कि 1/3, ये है सर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2.1 गुना में 2.1 इंटू एच। एच के जगह पे क्या रहेगा तो आप कहेंगे 4.2 रहेगा, और क्या। ठीक है, ये बटा में देख लीजिए आप 10 है, बटा में यहाँ भी 10 होगा, बटा में यहाँ भी 10 होगा, एक एक करके बाद पॉइंट है। ये 3 सते 21 से 21 को काट लिया जाए। क्लियर है? गुना करना है, ऐसा करते हैं कि देखिए ये 42 है, तो 42 क्या है सर, 21 गुना में 2 है कि नहीं? 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 होगा। 22 में 2 से गुना कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। या फिर आपको गुना करना है, आपको जैसे उचित लगे आप गुना कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 22 गुने 21 गुने 42, हमने 42 को 21 गुने 2 कर दिया, तो एक 21 इसमें गुना हो जाएगा तो 441 हो जाएगा, और एक जो 2 बचा था उसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देख लीजिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। सही है, बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसा, ये 4 है, ये 0 है, 7 6 13, और एक 14 के 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, 19404 डिवाइडेड बटा सर, तो आप कहेंगे 1000। अब नीचे में 3 जीरो होने का मतलब हो गया कि 3 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, 19.404। तो जो हमारा आंसर होगा वो 19 पॉइंट समथिंग होगा। देख लीजिए 19.39, लगभग में है, 40 है या 39 है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 3 क्रमागत लगातार पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं लगातार, कहीं से भी उठा लीजिए समझने के लिए। 2 गुना में 3 गुना में 6, ये क्या हो रहा है, सॉरी, 4, फिर से 3 गुना में 4 गुना में 5, एक से ले लीजिए, 1 फिर 2
फिर 3, एक और ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 3 लगातार, ये भी लगातार, ये भी लगातार, चारों लगातार। अब आप बताइए कितना है ये, 4 तिया 12 दूना 24, ठीक है, ये 24 है सर। 4 पचे 20, 20 तिया 60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 4 पचे 20 छका 120। आपको पकड़ना है कि किससे विभाजित होगा, केवल एक, केवल एक, ये तो गलत है ना सर, केवल एक से क्यों, 24 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा, समझ रहे हैं, अगर 120 से कट रहा है तो 20 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ऐसा। 4, देखिए इस बात को समझिए, 4 से 24 कटेगा, 4 से 60 कटेगा, 4 से 120 भी कटेगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कटेगा। ये आंसर ना होकर के आंसर होगा आपका 6, क्योंकि 6 से 24 भी, 60 भी, 120 भी और 6 भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ एक या दो डिजिट लेकर के अगर आप चेक करेंगे तो फिर गलती होने की संभावना है। अगर आप सिर्फ यही पर चेक करते तो आप कंफ्यूज कर जाते कि सर ये तो 4 से भी डिविजिबल है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 24 तो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, माथा पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो इसलिए 2 3 हमने जानबूझ करके उठाया। यहाँ आते आते आपको क्लियर पता चल गया कि ये सिर्फ 6 से डिविजिबल है, 4 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, कॉन्सेप्ट का सवाल है, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, ठीक है। हम आराम से आपको समझाते हैं, समझिएगा। बोला क्या जा रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में, यानी कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाने के दरमियान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो वांछनीय है, यानी कि सही है, ठीक है। बात को समझिए, देखिए भ्रांति को रोकने के लिए, भ्रांति इन द सेंस कंफ्यूजन, डाउट को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ओपन एंड मुक्त उत्तर वाले प्रश्न से बचना चाहिए। चलिए थोड़ा और समझते हैं, पहला वाला में तो कंफ्यूजन है थोड़ा। ये देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक एग्जाम, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, मैथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई उपाय नहीं है कि हमें ओपन बुक सिस्टम से बचना चाहिए। वो भी एक परीक्षा का तरीका है, बहुत सारे बोर्ड्स में ओपन बुक सिस्टम जो है वो लागू किया जाता है कि बच्चों को किताबें ले जाने की छूट दी जाती है, तो ये तो कतई नहीं होने जा रहा। विद्यार्थियों को बताना चाहिए, ये 2 बार आ गया है, कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। देखिए निर्धारित कदम करने का मतलब कि जो स्टेप्स पहले से फिक्स्ड है, बात समझ में आ रही है। 2x बराबर 16 है तो बच्चों x बराबर 16 लिखो, गुना में है तो भागा करो, इसको 8 बार में काट दो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेप्स पहले से फिक्स्ड है बच्चा उसी को फॉलो करे, है ना, बच्चा उसी को फॉलो करे। फिर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कहाँ से आ पाएगा, बच्चा नया चीज कैसे सीख पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पक्का कंफर्म रहे कि ये वाला भी गलत होगा। संकल्पनाओं की, कॉन्सेप्ट के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर होगा। थोड़ा समझने का फेर है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो हमारा खुद का समझ है, जो हमारा जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को लेकर के जो इंटरनल सोच है, समझ है बच्चों के अंदर, उसको विकसित करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये हमारा सही आंसर होगा दूसरा वाला, पहला वाला भी नहीं, पहला वाला भी नहीं, सबसे बेस्ट जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए ये सवाल देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, अनगिनत हल है। देखिए पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर से हम आपको बताते हैं कि यदि a बटा d बराबर b बटा e, इसको नॉट इक्वल टू कर रहे हैं अगर सॉरी ये कंडीशन रहा तो वैसी स्थिति में केवल एक हल होगा, a बटा d बराबर में b बटा e नॉट इक्वल टू c बटा f रहेगा, तो सर 0 हल होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर a बटा d बराबर है b बटा e बराबर है c बटा f, तब कितना हल होगा, आप कहेंगे सर अनंत हल होगा, ठीक है। आप देख लीजिए ना, अनगिनत हल तो बोल ही रहा है, इसका मतलब कि तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा। क्लियर? क्या सवाल लिखना जरूरी है दोबारा? 2x
प्लस 3y बराबर में 5, 4x प्लस ky बराबर में 10। क्लियर है? अब देखिए a बटा डी बराबर में 3/k बराबर में c बटा f यानी कि 5/10। सब आपस में बराबर होता है। जब तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी दो टर्म लेके सॉल्व कर लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? 2/4 बराबर में 3/k, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा द्वितीया 6, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा? तो सर आप कहेंगे दूसरा आंसर 6। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद होगा, आप डायरेक्ट सवाल पर पहुंचेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। यदि आवृत्तियों का योग 24 है, देखिए जो भी आप देख पा रहे हैं ना नंबर, जो भी आप नंबर देख पा रहे हैं, ये सारा ये सारा ये सारा है ना, इसका जो सम है वो दिया हुआ है 24। अब बताइए x का मान कितना होगा? बिल्कुल आसान सवाल है। x प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24, है ना। बताइए 5, 6 और 5 11 और 1 12 और 2 14, x प्लस 14 बराबर में 24, यानी x बराबर 24। ये उधर जाकर के घट जाएगा, है ना, इतना हर स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10। ठीक है, इसका सम जो है ना, इसका जोड़ जो है वो 24 दिया हुआ था, आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस इतना ही सवाल है। आइए ये देखिए, दो गोलों के आयतन का रेशियो दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यहां पर लिख रहे हैं आयतन। ठीक है, चलिए इससे पहले थोड़ा सा उल्टा हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। यदि रेडियस यानी कि गोला में त्रिज्या का अनुपात मान लीजिए अपने मन से 2:3 है, ठीक है, आयतन नहीं रेडियस, तो आपसे पूछेगा कि गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अब समझते हैं, सब एक ही है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? फॉर्मूला देख लीजिए ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे सर 4πr²। क्या है? सिर्फ स्क्वायर, आर स्क्वायर, समझ रहे हैं, आर स्क्वायर। तो हम सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4:9। और बताएंगे आप, यदि रेडियस है 4:5 तो सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? आप कहेंगे 4 का रेशियो 16 और 5 का 25, बस। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए अभी वाला सवाल में पृष्ठ क्षेत्रफल से सवाल नहीं है, आयतन से सवाल है। आयतन, आयतन का फॉर्मूला ही पता है, 4/3πr³ है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक बार हम कॉर्नर पे इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला है 4πr²। इसके बाद बचेगा आयतन, गोला का आयतन 4/3πr³। तो हमको सिर्फ लास्ट वाले पे फोकस करना है कि सर क्यूब है, आयतन के फॉर्मूले में क्यूब है, तो हम भी इसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और, रेडियस है 4:5 तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 का 16 और 5 का 25। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, बस 64:125। क्लियर है? अब आते हैं सवाल पे, ये पूरा हटा रहे हैं, ये पूरा हटा रहे हैं, ये हम आपको इतना बैकग्राउंड बता रहे थे। देखिएगा आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। आप सोच के देखिए, यदि r और r गोले की त्रिज्याएं हैं, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, आप सोच के देखिए ना सर, यदि रेडियस 2:3 होता त्रिज्या, तो आयतन 2 का अनुपात 8 होता कि नहीं होता? 3 का 27 होता कि नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो जब 2:3 का आयतन 8:27 हो सकता है, तो 8:27 का त्रिज्या 2:3 क्यों नहीं होगा? क्यूब रूट निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे,
बात समझ में आ रही है? तो सीधा सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए कि रेडियस का अनुपात हो जाएगा 2:3, छोटे गोले की त्रिज्या 2 और बड़े गोले की त्रिज्या 3। ठीक है, आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है r माइनस आर, 3-2 रेशियो स्मॉल r यानी कि 2। तो 3 में से 2 जाएगा 1:2, ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हम आपको, उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आएगा बात। देखिए कितने रैखिक समीकरण जो है वो x बराबर 2 और y बराबर -2 द्वारा संतुष्ट होंगे। चीजों को आप समझे, चीजों को समझे। आपसे बोला जा रहा है 2x + 5 बराबर 0, इस समीकरण का कितना हल होगा? तो आप कहेंगे सर एक हल होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण है, जितना पावर होता है, पावर कितना है इसमें? एक है, जितना पावर उतना उसका आंसर, तो इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। हल की बात कर रहे हैं। अब बताइए 2x² + 5x + 9 बराबर 0, घात कितना है? पावर कितना है? आप कहेंगे सर पावर 2 है। जब पावर 2 है तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, पावर 2 तो आंसर भी 2। क्लियर है? एक और उठा लेते हैं, 3x³ + 4x + 5 बराबर 0। पावर 3 है तो यह त्रिघात बहुपद है, पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद है तो कितना आंसर होगा? 3 आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा सवाल आ गया, 2x + 3y बराबर 5, ऐसा सवाल आ गया। इसमें बोलेगा कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सर अनंत। हर बार x का वैल्यू हम कुछ ना कुछ रखेंगे, हर बार y का वैल्यू डिफर करेगा, चेंज करेगा, अनंत हल होगा। ठीक है, सवाल देखिएगा, कितने रैखिक समीकरण है, हल नहीं मांग रहा है, कितने ऐसे रैखिक समीकरण हैं जिसका सॉल्यूशन, जिसका आंसर x का मान 2 और y का मान -2 हो सकता है। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स को समझते हैं, अब दिमाग में देखिए कि सर ऐसे तो बता पाना बहुत मुश्किल है ना। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होंगे जिसका आंसर x बराबर 2 और y बराबर -2 होगा। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण होंगे, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 भी हो सकता है और y का मान -2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका कितना आंसर होगा, तो अनंत हल होगा, अनंत समीकरण होगा। बहुत सारे ऐसे समीकरण पॉसिबल है जिसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, जिसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सर ये है वृत्त। ठीक है, इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, एक बिंदु पर यहां काटा है, कलर चेंज कर रहे हैं, और एक बिंदु पर यहां काटा है। समझ रहे हैं? तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, जिसको अंग्रेजी में सीकेंट बोला जाता है, SECANT। ठीक है, छेदक रेखा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सीकेंट जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कि सब जानते हुए भी आप कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है छेदक रेखा। आप जीवा समझ लीजिए, जीवा क्या है? जीवा ये है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है ना? ये प्रतिच्छेदी रेखा छेदक रेखा नहीं है सर्कल के लिए। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो सबसे बड़ी वाली जीवा होती है, जो सबसे बड़ी वाली जीवा होती है किसी भी वृत्त में, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जो कि केंद्र से होकर के जाती है। स्पर्श रेखा तो ये ना हो गया सर, ये है ना स्पर्श रेखा, है ना? ये स्पर्श रेखा है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको क्या बोलते हैं आप? स्पर्श बिंदु, है ना? कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर, और उस बिंदु को क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, समझ गए? तो ये छेदक रेखा होगा, जिसको सेकंड नाम दिया है कोटिज्या करके, थोड़ा सा नाम चेंज था बस। 3 साल बाद इतना रुपया का मूलधन क्या होगा? यानी ये मिश्रधन है, सीधा सीधा आप समझिए, ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, यदि ब्याज की दर दी गई हो। देखिए 6%, 6.1/4% है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 4 × 6 = 24 और 1,
25/4 परसेंट के कारण घटा में 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ऊपर में 1 है और नीचे में 16 है, 1/16। 16 रुपए मूलधन पर 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, आपको ये समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात है ये, आपको भले कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सीआई का सवाल है। तो 16 रुपया में 1 रुपया का ब्याज मिलकर 16 वाला कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कितनी बार करना है सर? 3 बार। 16 वाला कितना हो जाएगा? 17। 16 वाला कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 16 गुने 16 गुने 16 तो ये हो जाएगा 4096। क्लियर? जब इसको गुना करेंगे 17 गुने 17 गुने 17 तो ये हो जाएगा आपका 4913। बस ये हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये मूलधन जो है वो 3 साल के बाद बढ़ करके 4913 हो जाएगा। बस समझ में, वही तो सवाल में बोला ना सर कि 4913 जो है हमको 3 साल के बाद देना है, यानी कि मिश्रधन है। तो अब मूलधन बताइए ना, तो मूलधन क्या हो जाएगा? 4096, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये मूलधन ये मिश्रधन, डायरेक्ट सवाल आ गया, डायरेक्ट 4096 मैच कर गया, अच्छी बात है। 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर 10% की छूट दी गई है, जिसकी कीमत है 8000 रुपए। 1 दर्जन का, बात को समझिएगा, 1 दर्जन का 8000 में जब हम 12 से भाग देंगे तो 1 दर्जन का दाम निकलेगा। 8000 में 1 दर्जन जोड़ा का दाम है, तो 12 से हम डिवाइड कर दिए। 10% की छूट दी जाती है, तो 10% का छूट देंगे तो वस्तु कितना में बिकेगा? तो आप कहेंगे सर 90% में बिकेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइएगा? 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 4 से 3 बार में और 4 से 20 बार में, 3 से कट गया ये 30 बार में। ठीक है, 20 में 30 से गुना कर देंगे तो 600। ये 600 क्या है? 1 जोड़ी पतलून की कीमत। जब हमने 12 से भाग दे दिया तो 1 का हो गया अंकित मूल्य, लेकिन 10 कहा गया 10% का डिस्काउंट है, तो बिकेगा कितना में? 600 रुपए में बिकेगा, 90% में बिकेगा। तो 1 जोड़ी का दाम है 600 रुपए। हमारा सवाल है कि 2400 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है? बताइए, कोई सवाल रहा यार? जब 600 रुपया में 1 जोड़ा पॉसिबल है तो 2400 रुपया में हम क्या जोड़ा खरीदेंगे? बोलिए बोलिए, 4 जोड़ा खरीदा जा सकता है कि नहीं सर? आप कहेंगे बिल्कुल सर, मजा आ गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है आपसे। चलिए, अच्छा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। 2 बिंदु है सर, 2 बिंदु, पूरा डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, ये है एक बिंदु x1 y1, ये दूसरा बिंदु है x2 y2। ठीक है, जो पहले बिंदु दिया हुआ रहता है ना, जैसे पूरा दिया हुआ है, ये देखिए x1 है, ये y1 है, ये देखिए x2 है, ये देखिए y2 है। तो x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उल्टा कहीं पर अगर लिखा हुआ देख ले, कहने का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मतलब कैसे हम आपको समझाएं कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर करें आप, या 3 माइनस 2 का स्क्वायर करें, एक ही चीज है। 3 में से 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में से 3 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर वापस 1 होगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं। सॉरी, तो ये भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको डिस्टेंस से मतलब है, आप इतना में से इतना घटा लीजिए या इतना में से इतना घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर a cos थीटा में से क्या घटेगा? 0 घटेगा। बताइए, x1 माइनस x2 है कि नहीं सर? a cos थीटा में से जब हम 0 घटाएंगे तो क्या घटाएंगे? कुछ नहीं घटाएंगे, तो a cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या हो गया? माइनस नहीं, बीच में प्लस। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया y1 माइनस y2, नहीं तो y2 माइनस y1, एक ही चीज है। इतना में से 0 घटा लीजिए ना सर, सवाल को आसान भी बनाना है।
ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। बताइए ए साइन थीटा में से क्या घटा? 0 घटा, मतलब कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं घटा तो सीधा सीधा इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिस्टेक है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ दिख पा रहा है, कुछ देख पा रहे हैं आप? बताइए। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर दोनों में है, तो क्यों ना ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए। तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 होगा, तो ए स्क्वायर में 1 से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर, और आप अच्छे से जानते हैं कि रूट रहे और स्क्वायर रहे, रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा आपका कितना? तो ए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला यहां दिया हुआ है। आइए, 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सवाल को समझिएगा आप, चूंकि सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। ठीक है, 616 सदस्य हैं यानी कि सेना है, और 32 आर्मी बैंड वाले आर्मी हैं जो है ना बैंड बजाते आगे आगे जाते हैं और पीछे से सेना मार्च करती है। परेड वगैरह में आप देखते होंगे वैसा। आगे आगे कितना? 32, और पीछे में कितने सेना होंगे? 616। ऐसा हमारा सवाल है, दोनों ग्रुप में समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, बराबर बराबर, है ना, बराबर बराबर संख्या में। सारा सवाल का रहस्य जो है वो यहीं पर छिपा हुआ है, बराबर बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। और यहां देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझ में आ रही है? देखिए, अधिकतम संख्या होने का मतलब रह गया हमको महत्तम निकाल देना है बस। बराबर बराबर संख्या में रहेगा, बराबर बराबर संख्या में ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? HCF होगा। किसका? 616 का और 32 का, ऐसे। ठीक है, 616 और 32 का क्या निकलेगा? महत्तम निकलेगा। अब ऐसे ही चेक कर लीजिए ना, महत्तम का मतलब क्या है? बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगा वही तो महत्तम होगा। बड़ा से बड़ा संख्या जो 616 को भी भाग दे सके और 32 से भी भाग दे सके। ठीक है, क्या मतलब? 32 9 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। आप देख लीजिए, 616 है ना सर, 8 से भाग देंगे, आप कहेंगे सर 8 से 56, बाद बचेगा 5, ऊपर से वापस उतर जाएगा 6, तो वापस हो जाएगा, सीधा कट जाएगा। ठीक है, तो ये समझना होगा, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, सवाल में दम बिल्कुल नहीं, बस समझना होगा आपको बराबर बराबर संख्या में। यानी कि आप ये समझ लीजिए ना कि 8-8 के ग्रुप में वो मार्च कर सकते हैं, 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे ऐसे करके टोटल 8-8 के ग्रुप में सेना परेड में शामिल हो सकती है, ऐसा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो P/Q के फॉर्म में होता है, और अपरिमेय संख्या जो है वो रूट के फॉर्म में होता है ना। वर्गमूल रह गया, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या है। समझ में बता रही है? जो भी आपको दिखेगा, √7 अपरिमेय, √2 अपरिमेय, √2/3 अपरिमेय संख्या, नीचे भी रह सकता है रूट में, 3/2 अपरिमेय संख्या, √16 नहीं सर, 16 का वर्गमूल तो 4 निकलता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय। जिस वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, बस रूट उसका नहीं निकलना चाहिए। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई के टर्म में जो भी आ जाए, पाई मिल जाए, π/2 है ना, π/4, 3π/4, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई का मान कितना होता है? वैल्यू 22/7, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, सब चीजें आपको पता होना चाहिए।
तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल सर नहीं निकलेगा, देख लीजिए पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय। √7 अपरिमेय संख्या, √3 √2 अपरिमेय संख्या, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। हमने बताया कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, बस इससे ज्यादा क्या समझाना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, यदि बहुपद 2x² ये दिया हुआ है, इसके शून्यक दिए गए हैं अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ओहो हो कितना आसान सवाल हो गया। इक्वेशन फिर से देखेंगे, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए और ये बताइए कि कैसा बहुपद है। पावर 2 है। आप कहेंगे सर द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का कितना आंसर होता है, 2 आंसर होता है, उसी को तो शून्यक बोल रहा है, 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में डायरेक्ट फॉर्मूला है ना सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पर क्या है 5, ए के जगह पर क्या है 2। बताइए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा आपसे। -5/2 ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। सपोज करें कि आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता सी बटा ए, तो सी के जगह पर हम क्या रखते, -3 रखते, और ए के जगह पर क्या रखते तो 2 रखते, -3/2 हो जाता। लेकिन आपसे नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखिए कैसे बनेगा। निम्न में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, निम्न में से किसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि शांत दशमलव में बदलने के लिए जो बटे में है, जो फ्रैक्शन में नीचे में क्या बोलते हैं इसको, हर, जब हम इसका फैक्टर करेंगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए और नहीं तो फिर दोनों होना चाहिए, तभी वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, कटेगा नहीं पूरा पूरा। 5/22, 22 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 11, समझ रहे हैं, 2 हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, और नहीं तो 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरा वाला का कोई जगह नहीं है, समझ रहे हैं। ये 11 आ गया अलग से, एक्स्ट्रा आ गया ये 11, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा। 22/7 नीचे में न तो 2 है और न 5 है, ये तो कतई नहीं होगा सर। ये देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, 2/15 यानी कि 3 × 5 = 15। सर 5 तो है लेकिन थर्ड पार्टी आ गया कौन, 3, थर्ड पार्टी का कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये भी संभव नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा वाला 8 × 4 = 32 और 1 33/8, 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। आप कहेंगे सर 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि नीचे में सिर्फ 2 रहेगा, चाहे जितना बार रहे, नीचे में सिर्फ 5 रहेगा और नहीं तो दोनों रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। बाकी तीनों का तीनों अशांत है और सिर्फ तीसरा ऑप्शन जो है वो कैसा है, आप कहेंगे सर शांत दशमलव है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, एक बेलन और एक शंकु समान आधार त्रिज्या, बेलन, ठीक है, और ये है शंकु, दोनों का रेडियस सेम है, यहां रेडियस 1 है तो ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और समान ऊंचाई के हैं। अगर इसका ऊंचाई 2 है तो इसका भी ऊंचाई 2 होगा। फिर से समझेंगे, बेलन और एक शंकु समान रेडियस और समान ऊंचाई के हैं, रेडियस दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से, यानी शुरू में बेलन होगा बाद में शंकु होगा, बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से, बताइए आप, बेलन का आयतन πr²h, ठीक है, रेशियो, शंकु का आयतन 1/3 πr²h,
फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, आसान है बिल्कुल। हम चाहते तो ऐसे ही डायरेक्ट काट कुट के आपको समझा सकते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, ये सब रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? आप ऐसे समझिए, जो रेडियस बेलन का है वही रेडियस शंकु का है। समझ रहे हैं? जो हाइट बेलन का है वही हाइट शंकु का है, तो सब कैंसिल ना हो जाएगा सब। पाई से पाई भी कट जाएगा, रेडियस से रेडियस भी कट जाएगा, हाइट से हाइट भी कट जाएगा। इधर में क्या बचेगा? एक। इधर में क्या बचेगा? 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए। 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, 1 में 1 से गुना कर देंगे 1। पहले ऐसे ही गुना किया जाता है 3 में 1 से। समझ रहे हैं? तो 3:1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको लग रहा होगा कि सर ये फिर 1 2 हम क्यों माने, जब पूरा का पूरा काटना ही था। तो ये समझना जरूरी है कि दोनों का रेडियस बराबर है तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा, दोनों का हाइट बराबर है तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई तो वैसे भी कटेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:1, दोनों के आयतनों का रेशियो। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है ना, और y अक्ष पर, y अक्ष पर, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आप देखिए ना, 2,0, बताइए इसमें 0 कौन है, x की y? आप कहें शुरू में x होता है बाद में y होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो y वाला टर्म 0 है, y 0 है, इसका मतलब है कि ये कौन एक्सिस पर है? तो आप कहेंगे ये तो x अक्ष पर है। बात समझ में आ रही है? एक बार और, 0,5, 0,5, 0 कौन है, x की y, x y। आप कहेंगे सर x 0 है, x 0 है, इसका मतलब वो कौन अक्ष पर है? तो आप कहेंगे ये तो y एक्सिस पर है, y अक्ष पर है। ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का 0, y अक्ष पर कौन 0 होगा? x 0 होगा। y अक्ष पर कौन 0 होगा? ये तो मूल बिंदु है ना सर, ये तो मूल बिंदु है, ओरिजिन है ये 0,0। y अक्ष पर x 0 होगा, और x हमेशा शुरू वाला होता है। क्या x 0 है इसमें? बिल्कुल नहीं। क्या x 0 है इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें 0 है ना सर, 0,y। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे कि x एक्सिस पर x, 0 होता है, और y एक्सिस पर x 0 रहेगा, यानी 0,y होता है। क्लियर है? x अक्ष पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x, 0, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट 0,y होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, लीजिए बनाइए, देखिए, समझिए। समीकरण दिया हुआ है, बस थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये जो हमने कंडीशन पढ़ा है, सबसे शुरू में तो नहीं कहेंगे, यहां पर देखिए, ये जो हमने आपको कंडीशन बताया, अनंत हल होने के लिए, शून्य हल होने के लिए, एक हल होने के लिए। ठीक है, a/d नॉट इक्वल टू b/e। देखिए, एक हल होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जरा सा अद्वितीय जो आप वर्ड देख रहे हैं, आप जो ये वर्ड देख रहे हैं ना, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो। ये अकेला है, सिंगल है, अकेले है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मतलब आपसे दूसरे लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एक हल मांग रहा है, केवल एक हल, उसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब आप समझेंगे केवल एक हल। तो केवल एक हल का क्या कंडीशन था? a1 बटा में a2, बोलिए क्या था, क्या था बीच में? नॉट इक्वल टू b1 और बटा में b2। बस टॉर्च जलाइए और खोज लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ये कंडीशन किस में है? आप कहेंगे सर चौथा वाला में है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, चौथा वाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए, एक आयताकार हॉल के फर्श को, फर्श का डायमेंशन दिया हुआ है, सॉरी, आयताकार हॉल का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। हॉल के फर्श को पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार के टाइलों से ढका जाना है।
कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या बराबर बड़ा वाला आयत क्षेत्रफल ऊपर में रखना है। कहां गया ये ऊपर में रहेगा 4 मीटर गुना में 3 मीटर, ये छोटा वाला नीचे में आ जाएगा 8 सेंटीमीटर गुना में 6 सेंटीमीटर। बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दिया जाता है, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग देना है सिर्फ। ठीक है, एक टेंशन आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में मीटर है और नीचे में सेंटीमीटर है, तो हमको लग रहा है कि ऐसा करिए ना सर कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। इसको गुना कर देंगे 100 से तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 3 मीटर है, गुना कर दीजिए 100 से तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए ये कट गया कितना बार में? 2 बार में। ये कट गया कितना बार में? तो 2 बार में। 2 से काट लीजिए 50 बार में, और ये 2 से काट लीजिए 25 बार। 25 में 100 से गुना कर देंगे तो कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर 2500। समझ रहे हैं? जब भी ऐसा सवाल पूछे किसी आयताकार एरिया को, क्षेत्र को टाइल से ढकना है, ईंटों से ढकना है, तो कितना ईंट लगेगा, कितना टाइल लगेगा? बड़ा वाला आयतन ऊपर, छोटा वाला आयतन नीचे, और भाग दे दीजिए आप। बस दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ऊपर में सेंटीमीटर, नीचे में भी सेंटीमीटर। आंसर तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ? ये सवाल देखिए थोड़ा बढ़िया है। साइन, यहां लिख रहे हैं साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस, बात को समझिएगा थोड़ा देखिएगा, कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। ठीक है, ये अब देखिए कॉस 90, ठीक है, माइनस 45, माइनस और प्लस माइनस, होगा कि नहीं? कॉस 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा? 45 बचेगा, माइनस में थीटा। तो चीज तो वही है ना सर, कहां गया? कॉस 45 माइनस थीटा। तो इस चीज को हमने इतना लिखा हुआ है जानबूझ करके, साइन 45 प्लस थीटा को हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस, फॉर्मूला याद करिए आप, कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पे लिख दे क्या? कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज होता है? तो आप कहेंगे सर साइन थीटा में। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर कितना है? तो आप कहेंगे सर 45 प्लस थीटा। ठीक है, कुछ दिमाग अचानक से काम किया आपका। साइन 45 माइनस थीटा सेम चीज है, साइन 45 प्लस थीटा। बताइए, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, और बीच में है माइनस, तो पूरा कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर आप तो पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए आगे भी हम डालेंगे, ताकि आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, कम से कम ये एंट्रेंस एग्जाम में वो दिक्कत ना करे आपको। आप 25 में से 23-24 सवाल आराम से करके आप आए, ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।